हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12.4.1 एनर्जी लेवल्स की। चैप्टर नंबर 12 एटम चैप्टर का ये आर्टिकल है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर की हमने बात की बोर्ड्स मॉडल, हाइड्रोजन मॉडल ऑफ एन एटम। उसमें हमने 3 पोस्टुलेट की बात की थी। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट ये बोलता है जो इलेक्ट्रॉन है एटम में सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। ओके, स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट बोलते हैं उनको। ओके, और इसके बाद ये जो सेकंड पोस्टुलेट बोलते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज होगा। ठीक है, एंड थर्ड पोस्टुलेट ये बोलते हैं जब जो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करेगा, ठीक है, जंप करेगा, ठीक है, तो एनर्जी जनरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ओके, इसके बाद हमने एनर्जी की वैल्यू ऑब्टेन करी थी। ओके, फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द nth शेल। ओके, सो अब बात करते हैं हम एनर्जी लेवल्स की। तो स्टार्ट करते हैं इसको। द एनर्जी ऑफ एन एटम इज द लीस्ट when its electron is revolving in an orbit closest to the nucleus, for the number 1 for which n is equal to 1। तो एक एटम की जो एनर्जी सबसे कम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब पहले शेल में जब रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तब एटम की एनर्जी सबसे कम होगी। अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन मॉडल ऑफ एन एटम, बोर हाइड्रोजन मॉडल ऑफ एन एटम हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा, T1 2 भी ना होगा, इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तभी ये बोला कि एटम की एनर्जी कम होगी जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के सबसे क्लोज रिवॉल्व करेगा। जब फॉर n इज इक्वल टू 2 3 एंड सो ऑन द एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ द वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज स्मॉलर, तो फिर वैल्यू कम होती जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, देखो ना, नेगेटिव में जितनी कम वैल्यू होती है उतनी वो ज़्यादा वैल्यू मान जाएगी वो। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर -13.6 आएगा ना, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू बोली है, एब्सोल्यूट वैल्यू कम होगी मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, जैसे नंबर बढ़ेगा, कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जो पहले जो क्लोजेस्ट है शेल्स दैट इज n इज इक्वल टू 1, उसमें एनर्जी कम है, और जैसे दूर जाएंगे एनर्जी ज़्यादा है। ओके, इसके बाद the lowest state of the atom called the ground state is that of the lower energy। तो ground state की जो n is equal to 1 ground state बोलते हैं जिसको, lowest energy है। okay, is that of the lowest energy with the electron revolving in the orbit of smallest radius। इसमें जो obvious सी बात है, radius है सबसे पहले, इसका radius सबसे कम है। ओके, a0 जिसको हम बोर्ड्स रेडियस बोल देते हैं। एनर्जी ऑफ द स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे कम एनर्जी होगी ओके स्टेट की -13.6। Therefore, the minimum energy required to free the electron from the ground state of the hydrogen atom is 13.6। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फ्री करने में, वो कितनी 13.6 है। इट इज़ कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी हम जो एक एटम को देंगे, ठीक है, ताकि वो उसके जो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सके, उसको रिमूव कर सके, ठीक है, और आयनाइज कर सके एटम को। ओके, this prediction of the Bohr model is in excellent agreement with the experiment value of ionization energy। और जो ये वैल्यू आई है 13.6, ओके, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल अग्री करती है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट। रूम टेम्परेचर में जो हाइड्रोजन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें ग्राउंड स्टेट में ही होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में होता है। ओके, व्हेन हाइड्रोजन एटम रिसीव एनर्जी बाय प्रोसेस सच एज इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स, द एटम में acquire sufficient energy to raise the electron to higher energy state। तो जब कोलिजन की वजह से, ठीक है, एटम ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है एटम,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट में पहुंच जाता है। द एटम इज देन सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट, तो एटम उसमें तब एक्साइटेड में कहेंगे उसको। From equation 12.19 for n is equal to 2, the energy E2 is minus 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E is equal to minus 13.6 अपॉन n स्क्वायर हमने देखा था फॉर्मूला, तो वहाँ से जो n is equal to की एनर्जी माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू देखो इसकी कम है, लेकिन जो माइनस 3.40 ऑब्वियसली बात है 13.6 से तो ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। It means that the energy required to excite an electron in hydrogen atom to its first excited state is an energy equivalent to E2 minus E1 is equal to minus 3.40 electron volt minus 13.6 electron volt। तो एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को कि एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए, ठीक है, वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पहले ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली E3 इज माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और E3 का इतना है, तो उसके लिए जब थर्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए इसे रिक्वायर्ड है ग्राउंड स्टेट से, ओके, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 12.09 electron volt energy is required, and so on. From this excited state, the electron can then fall back to a state of lower energy, emitting a photon in the process। और जब इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट में फॉल बैक होगा, लोअर एनर्जी फॉल बैक होगा, नॉट नेसेसरी कि ग्राउंड स्टेट में ही हो, उससे लोअर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड में भी आ सकता है, तो वो एनर्जी गैप का ही, जितना उनमें एनर्जी गैप था उतने ही एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। Thus, as the excitation of hydrogen atom increases, that is, as n increases, the value of minimum energy required to free the electron from the excited atom decreases। तो जैसे जैसे क्या होगा, एक सेकेंड, तो जैसे जैसे एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज करेगा, मतलब n इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मतलब जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन है हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है, जितना हायर होगा वो उतनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने की, वो क्या हो जाएगी। अब बताओ क्या होनी चाहिए। ठीक है, जब देखो ना ग्राउंड स्टेट से ठीक है, n इज इक्वल टू 1 से इसको फ्री करना है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर थर्ड वाली से फ्री करना है, तो ठीक है, ऑब्वियसली बात है एनर्जी का गैप 1 ग्राउंड स्टेट से और यहाँ फ्री करने के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट सेल में ले जाने के लिए या फिर फ्री करने के लिए, इससे जो कंडक्शन बैंड में लाने के लिए, ओके, वो क्या है, वो ज़्यादा है इस केस में, ठीक है। जब n इक्वल टू 3 में कम है तो एक्साइटेड जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो ये फ्री करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज करेगी, यही बात लिखी है, थोड़ा सोचना है इस बात को, ओके। द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कंप्यूटेड फ्रॉम इक्वेशन 12.19 इज गिवन इन, ठीक है, यहाँ पर फिगर में ये एनर्जी स्टेट्स लेवल डायग्राम दे रखा है, ध्यान से देखो। ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 माइनस 13.6, n इज इक्वल टू माइनस 3.40, ठीक है, और ये देखो फिर माइनस 1.51, n इज इक्वल टू 3। अब आप देखोगे ना जैसे एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो गैप है वो लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है, और जब देखो ये फिर आ जाएगा कितना, अनबाउंड आयनस एटम हो जाएगा जब हमने फ्री कर दिया उसको, ठीक है, जब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ गई, ठीक है, 0 आ गई, पॉजिटिव आ गई, देन इट इज फ्री, ओके। माइनस साइन क्या बता रहा है, एनर्जी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, माइनस नेगेटिव साइन ये बता रहा है, ध्यान से बनाना इस ग्राफ को, ध्यान से समझना, ओके। एक बार पढ़ लेते हैं फिगर क्या बारे में बता रही है। द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द ग्राउंड स्टेट।
इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में रूम टेम्परेचर में ग्राउंड स्टेट में अपना टाइम स्पेंड करता है। टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वाला एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। तो एक हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके ओके तो इसके बाद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन लेबल्स द स्टेशनरी स्टेट्स इन द सेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है ये स्टेशनरी स्टेट को असेंडिंग ऑर्डर बता रहा है, मतलब सबसे कम एनर्जी स्टेट ये, उसके बाद असेंडिंग और बढ़ते जाना एनर्जी स्टेट ये n = 2 n = 3 and so on. In this diagram, the highest energy state correspond to n = infinite and has an energy of 0. तो infinite energy जो है, ठीक है, n = infinite की एनर्जी कितनी है, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँच जाता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक तो फ्री हो जाएगा। This is the energy of the atom where the electron is completely removed, ठीक है, from the nucleus and is at rest. रिमूव हो जाएगा न्यूक्लियस से, रेस्ट में आ जाएगा। However, observe how the energies of the excited state come closer and closer as they increase. तो ये देखो क्लोज आ रहे हैं, जैसे इंक्रीज हो रहा है तो एक्साइटेड स्टेट क्लोज आ रही है। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो है डायमेंशन है the line spectrum of the hydrogen atom. According to the third postulate of Bohr model, when an atom makes a transition from the higher energy state with quantum number Ni to the lower energy state with the quantum number Nf, the difference of the energy is carried away by the photon on the frequency Vi such that. तो हमने थर्ड पोस्टुलेट में देखा था जब एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वो एनर्जी गैप का ही फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है, ऐसा फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, देखो दिस विल बी वी कैन गिव इस, ठीक है, तो एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, जो एनर्जी स्टेट का डिफरेंस है, और एनर्जी फोटोन को हम एच न्यू लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने फोटोइलेक्ट्रिक चैप्टर में भी देखा था। ओके यूजिंग इक्वेशन 12.16 फॉर ENF इन एनर्जी ये यूनिट्स दे रखी है, क्योंकि मतलब इन एनर्जी की जो हमने फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे, एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, me⁴ इक्वेशन देखना, ये 12.17 है, ठीक है, इसको देखना me⁴/8 यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, ठीक है, यस एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर मिस प्रिंट है ये, ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर या ब्रैकेट है, ठीक है, 1 - n स्क्वायर nf स्क्वायर -1 - ni स्क्वायर। ओके तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो h को नीचे भेज दिया, h³ हो जाएगा। ओके इक्वेशन 12.21 इज द Rydberg फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। Rydberg फॉर्मूला है 12.21, ठीक है, दिस इज द Rydberg फॉर्मूला। And then in this relation we can take Nf = 2 and n = 3, 4, 5. It reduces the form similar to 10.10 for the Balmer series, ठीक है, बार्मर सीरीज हमने हाँ देख चुके हैं हम बार्मर सीरीज, ठीक है, हाँ बिल्कुल हमने सारी चीज़ें देखी थी। ओके तो बार्मर सीरीज रूट हो जाएगा, 10 को 2 रख दिया, 1 रख दिया, तो फिर लाइमैन सीरीज है, हो गया, और Ni क्या हो सकता है 3, 4, 5 up to infinite. It reduces to a form similar to Balmer series. Okay, Rydberg constant is readily identified to be this much. This is a Rydberg constant, me⁴ यहाँ अगेन r e स्क्वायर है, ठीक है, e स्क्वायर है। ओके और मैंने सॉरी यहाँ गलती से ना एप्सिलॉन बोल दिया, इसको आप देखो ना e स्क्वायर है, नॉट एप्सिलॉन, दिस इज e स्क्वायर, यस, और yeah, this is e square. I'm a little confused here. Okay, let me check the expression again. Okay, because this is misprint here, 12.17. Okay, sorry for that. Obviously बात है ये एप्सिलॉन नॉट आएगा, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं है मिसप्रिंट की वजह से।
ओके। सो एप्सिलॉन आएगा ऑब्वियसली, अगर ई स्क्वायर आता तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाता, ऊपर देते एप्सिलॉन है, यहाँ पर एप्सिलॉन है, ठीक है। एंड अगेन दिस इज एप्सिलॉन हियर, एप्सिलॉन हियर। बुक में आई थिंक जो मैं देख रहा हूँ बुक वहाँ, तो उसमें थोड़ा ई एप्सिलॉन को ई की तरह बनाया, ओके। If we insert the value of the constant in constant की वैल्यू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज h की वैल्यू पुट करें तो रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखना है इसको 1.03 × 10⁷ पर मीटर हो जाएगा। ओके, दिस इज अ वैल्यू वेरी क्लोज टू द वैल्यू obtained from the empirical बार्मल फॉर्मूला। बार्मल फॉर्मूला से जो r की वैल्यू ऑब्टेन हुई उसके ये क्लोज है। This agreement between the theoretical and experimental values of the Rydberg constant provided a direct and striking confirmation of the Bohr model. तो देखो एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज़ अग्री कर रही है with a theoretical assumption and the theoretical value, and this proves, okay, this is in agreement with the Bohr's model, कि Bohr's model की करेक्टनेस को ये प्रूव कर रहा है, okay. Since both NF and NI are integers, this immediately shows that in transition between different atomic levels, light is radiated in various discrete frequencies, ठीक है। तो जो फाइनल जो स्टेट है और जो इनिशियल स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ठीक है, तो वो इंटीजर्स है दोनों, ओके। और जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का दोनों सेल के बीच में, वैसे वन सेल से दूसरे सेल में, तो उसमें जो लाइट एमिट होगी उसकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज होगी, ठीक है। ओके, इसके बाद डिस्क्रीट बोलने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी नहीं होगी ना, इनके एनर्जी गैप की वजह से दिस विल बी डिस्क्रीट इंटीजर्स आ रहा है नंबर, ओके। फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम the Balmer formula correspond to NF is equal to 2 and NI is equal to, ये तो ऑलरेडी देख चुका, हाँ ठीक है, 3, 4, 5. The result of the Bohr model suggested the presence of other series spectra for hydrogen atom, those corresponding to transition resulting from NF is equal to 1 and NI is equal to this, ठीक है। तो ये बोर मॉडल किसने सजेस्ट किया कि अदर सीरीज स्पेक्ट्रा भी के प्रेजेंट को सजेस्ट किया, ठीक है, जिसमें NF 1 होगा, NI 2, 3 होगा, ओके। तो क्योंकि देखो बालमरी पहले शो हुआ था, ओके, विजिबल लाइट में आता है क्योंकि वो such series were identified in the course of spectroscopic investigation and are known as the Lyman, Balmer, Paschen, Fund ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सो 12.9 में इसको दिया गया है, देखो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, केमिस्ट्री में आप इस चीज़ को पढ़ चुके हो। तो लाइन स्पेक्ट्रा, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज n = 2 से 1 में जंप करेगा, तो आइदर n03 से 1 में जंप करे, एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट से वो 1 में जंप करे, दैट इज लाइमन सीरीज, एंड इट इज then we have Balmer series is a visible region, okay, and then in this the electron will jump to the second shell, okay, second orbit, okay, second stationary state, okay. Then the various lines in the atomic spectra are provided when electron jump from higher energy to a lower energy state and photons are emitted, ठीक है। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके। स्पेक्ट्रम लाइक और एमिशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। एमिशन लाइन क्या होती है, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन्स है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से डिफरेंट लोअर एनर्जी स्टेट में एमिट करेगा, दिस फॉर्म्स एनर्जी लाइन्स, एमिशन लाइन्स। When an atom absorbs a photon that has precisely the same energy needed by the electron in a lower energy state to make it transition to a higher energy state, process is called absorption। और जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन कर लेता है,
जितनी एनर्जी इनके बीच में, जैसे इनके बीच में जो एनर्जी गैप है 13.6 माइनस 3.40, इतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और एक्साइट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड absorption. Thus, if a photon with a continuous range of frequencies pass through a rarefied gas and then are analyzed with a spectrometer, a series of dark spectrum absorption line appear in the spectrum. तो एक जब फोटॉन्स को जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जो होगी इसमें रेडिफाइड गैस से पास करते हैं और स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज करेंगे तो डार्क स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन लाइन अपीयर होगी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो फोटोन जिनकी एनर्जी क्या थी, ठीक है, इस गैप से जो एनर्जी गैप है उससे करस्पॉन्ड कर गई, तो वो फोटोन क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गए। इलेक्ट्रॉन ने वो फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, और वो फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, वहाँ डार्क लाइन दिखाई देगी, ठीक है। Okay, the dark line indicate the frequency that have been absorbed by the atom of the gas. The explanation of the hydrogen atom spectrum provided by Bohr's model was a brilliant achievement which greatly stimulated progress toward the model quantum theory. ठीक है, यहाँ से मॉडल क्वांटम थ्योरी की तरफ हम बढ़े। 1922 में नोबेल प्राइज मिला गया बोर को।